नमस्कार। आज हम सफर पर निकलेंगे भारत के दिल बुंदेलखंड में और वहां हम जानेंगे यादव समुदाय के उस शानदार इतिहास और विरासत के बारे में जिसमें राजा भी थे, महान योद्धा भी और कुछ ऐसी परंपराएं जो आज भी जिंदा हैं। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बुंदेलखंड के इतिहास में यादवों का रोल क्या था। मतलब वो कौन थे। और यकीन मानिए, ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जड़ है और इसका जवाब वो तो आपको चौंका भी सकता है। इसका सीधा सा जवाब है, वो राजा थे, बड़े बड़े जमींदार थे और ऐसे शूरवीर योद्धा थे जिनकी मिसालें दी जाती थीं। देखिए, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये वो 3 पिलर हैं जिन पर उनकी पूरी पहचान टिकी है। एक ऐसी कहानी जो सत्ता, जमीन और जबरदस्त बहादुरी की कहानी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम ठीक किस जगह की बात कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए, ये इलाका है बुंदेलखंड अहीरवाड़ा। ये वो ऐतिहासिक रीजन है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में फैला हुआ है और इसे अहीर यानी यादव समुदाय का एक तरह से गढ़ माना जाता है। जी हाँ, यहीं पर उनकी पूरी कहानी लिखी गई। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। एक बात समझना जरूरी है कि ये पूरा समुदाय एक जैसा नहीं है, इसमें भी अलग अलग शाखाएं हैं। खास तौर पर बुंदेलखंड में यदुवंशियों की 3 मेन ब्रांचेज हैं और मजे की बात यह है कि हर ब्रांच की अपनी एक खास पहचान है। तो ये 3 शाखाएं हैं, दौवा ठाकुर, घोसी ठाकुर और कमरिया ठाकुर। वैसे इनके अलावा नंदवंशी जैसी और भी शाखाएं हैं, पर बुंदेलखंड में दबदबा इन्हीं 3 का रहा है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दौवा यादवों की। माना जाता है कि ये सीधे भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र जी के वंशज हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? वो ये है कि इन्होंने बुंदेलखंड अहिरवाड़ा में अपनी रियासतें बुंदेला राजपूतों के आने से भी, जी हाँ, उनसे भी पहले स्थापित कर ली भी। और यही वजह है कि आज भी इन्हें बड़े सम्मान से दौ साहब और ठाकुर साहब कहा जाता है। इनकी जो लड़ने की स्पिरिट थी ना, उसे एक कहावत में बिल्कुल साफ समझा जा सकता है, मार के आना या मर के आना। मतलब कोई बीच का रास्ता नहीं। लोक कथाओं में भी इनका जिक्र बहुत ही आक्रामक, बहुत ही दिलेर योद्धाओं के तौर पर होता है, जो जंग के मैदान से या तो जीत की पताका लेकर लौटते थे या फिर वहीं शहीद हो जाते थे। अच्छा, अब आते हैं घोसी यादवों पर। ये यदुवंशी क्षत्रियों की एक बहुत ही प्राचीन, बहुत पुरानी ब्रांच है। इनका वंश 2 तरफ से जुड़ता है। एक तो भगवान कृष्ण के बेटे प्रघोष से और दूसरा उनके फूफा महाराज दमघोष से। और इनका प्रभाव सिर्फ बुंदेलखंड तक ही सीमित नहीं था, ये ब्रज के इलाके में भी बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। और फिर आती है तीसरी बड़ी शाखा, कमरिया यादव। ये भी अपना मूल भगवान श्री कृष्ण से ही मानते हैं। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनका परिवार भी इसी कमरिया शाखा से ताल्लुक रखता था। तो देखिए, वंश और इतिहास की बातें तो हो गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली पावर तो जमीन और रियासतों से ही आती है ना? तो चलिए अब जरा इनके दबदबे के उस पहलू को देखते हैं जो उनकी पॉलिटिकल पावर को साफ साफ दिखाता है। नई गढ़िया रियासत, खुवारा रियासत, अजयगढ़, हमीरपुर, और ये तो बस कुछ नाम हैं। ऐसी कई रियासतें और बड़ी बड़ी जमींदारियां थीं जो यादवों के कंट्रोल में थीं। ये लिस्ट अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि उनका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव कितना जबरदस्त रहा होगा। कहते हैं कि बुंदेलखंड वीरों की धरती है और ये कहानी यादव योद्धाओं के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो अब बात करते हैं अहीरवाड़ा के उन सूरमाओं की जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी वहां के लोकगीतों में गूंजते हैं। बनाफर वीर आला उदल का नाम तो किसने नहीं सुना, पर कहानी सिर्फ उन तक ही नहीं है। उनके अलावा भी न जाने कितने ही हीरो हुए, जैसे राजा लक्ष्मण सिंह जूदेव, महाराज किरात सिंह घोष और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक ठाकुर मर्दन सिंह यदुवंशी। सच कहूं तो ये बस कुछ नाम है उस लंबी लिस्ट में जिन्होंने अपनी बहादुरी से इतिहास लिख दिया। देखिए, किसी भी कम्युनिटी की पहचान सिर्फ उसकी लड़ाइयों या इतिहास से नहीं बनती। उसकी असली पहचान तो उसकी संस्कृति और उसकी रस्मों रिवाजों से बनती है। तो चलिए अब इस समुदाय के उस कल्चरल खजाने को देखते हैं जो वाकई में इन्हें सबसे अलग और खास बनाता है। जाहिर सी बात है, भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी तो इनकी आस्था के सेंटर में हैं ही, लेकिन यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये वैष्णव तो हैं,
पर इसके साथ साथ यहाँ के ज्यादातर यादव शक्ति की भी उपासना करते हैं। जैसे आल्हा उदल को ही ले लीजिए, वो माँ शारदा भवानी के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये वैष्णव और शक्त दोनों परंपराओं का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। अब यहाँ एक और मज़ेदार बात सामने आती है जो दिखाती है कि समुदाय के अंदर भी कितनी वैरायटी है। देखिए, आमतौर पर ज़्यादातर यादव शाकाहारी होते हैं, लेकिन जो दौवा यादव हैं उनमें पुराने ज़माने से बलि देने और शिकार करने की परंपरा रही है। उनके लिए मांस और मदिरा का सेवन करना एक तरह से शाही ठाठ बाट का प्रतीक था। और रुकिए, इनकी अनोखी परंपराओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। दुबा यादवों की शादी में एक ऐसी रस्म होती है जो आपको सीधा महाभारत के दौर में ले जाएगी। ये दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से कितना गहरा जुड़े हुए हैं। इस रस्म का नाम है मत्स्य भेदन। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में किया था। शादी के दौरान दूल्हे को मिट्टी या आटे से बनी एक मछली की आंख में निशाना लगाना होता है। सोचिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उनके कौशल का और महाभारत की उस अमर कहानी के साथ उनके सीधे कनेक्शन का सबूत है। दूसरी तरफ अगर हम घोसी यादवों को देखें तो उन्होंने अपनी क्षत्रिय परंपराओं को आज भी बहुत सहेज कर रखा है। उनकी शादियों में फेरों की रस्म गौड़ ब्राह्मण ही करवाते हैं, और उनमें आज भी चौधरी प्रथा चलती है जो एक तरह का खानदानी मुखिया सिस्टम है। ये उनके ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर को दिखाता है। तो हमने राजाओं की बात की, योद्धाओं की बात की और उनकी अनोखी परंपराओं को भी देखा। ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर कैसे ये हजारों साल पुरानी परंपराएं आज भी किसी समुदाय की पहचान को न सिर्फ बनाती हैं बल्कि उसे जिंदा भी रखती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।